आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, आप जिंदा ही रह पाए, ये भी बड़ी बात समझना। आप बीजेपी वाले कितनी रैली कर लें, कहीं कोरोना नहीं है। आज की सबसे बड़ी जरूरत जो मैं मानता हूं वो ये है कि हम किस तरह से बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंके, जल्दी से जल्दी। हम इस बीजेपी को कैसे उखाड़ के फेंके, उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए। वो अमित शाह की रैली देखी होगी, उसने भी मास्क नहीं लगा रखा। टीम में जितने भी लोग हैं, कितनी भीड़ है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। कहां कोरोना? ये कोरोना इसी काल में ये तीनों कृषि कानून लाए गए। पहले अध्यादेश लाया गया, बाद में ये कानून लाए गए और गुंडागर्दी के दम पर राज्यसभा में पास करा लिए गए। आप सबको मालूम है। मैं ये मानता हूं कि आज की सबसे बड़ी जरूरत यह संगठन शायद नहीं है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि देश के सामने जो विकट परिस्थिति है, जिसमें आप संगठन की तो बात छोड़िए, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। जो आप सोच या समझ रहे हैं उससे सब आगे की बातें हैं। आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, आप जिंदा ही रह पाए, यह भी बड़ी बात समझना। आप कुछ बचेगा नहीं। आज की सबसे बड़ी जरूरत जो मैं मानता हूं वो यह है कि हम किस तरह से बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंके, जल्दी से जल्दी। अगर हम ये नहीं कर पाए और इन्हीं बेकार की बातों में लगे रहे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप इससे थोड़ी तुलना कीजिए, पिछले 4 महीने से ज्यादा हो गए जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। उससे पीछे से आंदोलन चला रहे किसान पंजाब और हरियाणा में लगातार। आप ये तो मान के चल ही सकते हैं कि लगभग 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, 6-7 महीने से। और उनका संगठन इतना मजबूत है, वो इतने समर्थ हैं, आप उनके सामने कुछ नहीं। 2 दिन आप आंदोलन नहीं चला सकेंगे, 2 दिन। इतने दिन से आंदोलन चल रहा, लाखों लोग हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के खाने पीने, रहने की, दवाइयों की, डॉक्टर की, इस आंदोलन में कहीं कोई कमी नहीं है। सारे गुरुद्वारे इस कोने से लेकर उस कोने तक देश के सारे आके अपने लंगर लगा के बैठे हैं। कितना सामान, किस तरह से सेवा कर रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो अहंकार, हमारी तो ईगो इतनी बड़ी है कि हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें लगेगा यार ये मेरा काम थोड़ी है। लेकिन वहां इतने इतने अमीर लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, एसी कमरों में रहने वाले लोग, बच्चे बच्चियां आके सेवा करते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते, सिंगू बॉर्डर पे जाकर देखिए, वो बुजुर्ग लोगों के जूतों पर पहले पॉलिश कर रहे हैं, जो चल फिर भी नहीं सकते, बैठे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग ऐसे सेवा कर रहे हैं। इस तरह से लंगर की व्यवस्था है। जब इतना मजबूत संगठन चल रहा है, इतने मजबूत इरादे वाले, हर तरह से समर्थ लोग बैठे हैं, तब भी सरकार किस तरह से जिद पर अड़ी है, बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आकलन कर लीजिए कि आपकी बात को कौन मानेगा। आपके तो नेता भी मर चुके हैं, आपका कोई नेता आपका साथ तो देता नहीं। साथ देने की बात छोड़ो, आपका तो कोई नेता आपकी आवाज भी नहीं उठाता है। आप तो एक तरह से अगर ये कहा जाए तो राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अनाथ हैं आप, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। मेरी बात बुरी लगे तो अलग बात है, कोई आपकी बात नहीं सुनता। कैसे करेंगे आप? उसका एक तरीका होता है साथियों, हमारे पास, मैं इससे पहले एक बात बताऊं कि जितनी उनके पास क्षमता है, हमारे पास तो ऐसा कोई बौद्ध विहार भी नहीं है, ऐसी कोई संस्था भी नहीं है जो 2 दिन भी अगर जो है 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए उनके लिए रोटी की व्यवस्था कर सके। है क्या साथियों? हकीकत यही है ना? नहीं है। तो पहले हमें अपनी जमीन तलाशनी चाहिए और जमीन तलाशने के बाद, उसका पूरा आकलन करने के बाद फिर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। कभी फेल नहीं होंगे आप। और आज के समय में करना क्या चाहिए हम लोगों को? हम इस बीजेपी को कैसे उखाड़ के फेंके, उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए।
इस किसान आंदोलन को कम से कम हम लोगों को समर्थन देना चाहिए। लेकिन जितने लोग यहां इकट्ठे हैं, मैं तो नहीं जानता, बताना भैया कितने लोग गए आप यहां किसान आंदोलन में? भाई 20 आदमी समझो मान के टोटल है ना जी, मैं भी तो हूं उनमें। हाँ 20 आदमी, यहां कम से कम 150-200 आदमी बैठे हैं। 200 आदमियों में केवल 20 आदमी यही तो है तुम्हारे दरवाजे पे ही, कि दूर जाना क्या? आप उस आंदोलन में नहीं भाग ले सकते जो आंदोलन आपके लिए भी लड़ा जा रहा है। यह किसान आंदोलन केवल किसानों के लिए नहीं है, यह आंदोलन इस देश को बचाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है किस तरह से आपको गुलाम बना लिया जाए, और अगर आप नहीं मानते हो कैसे आपका कत्लेआम कर दिया जाए। मेरी बात को आप मानो ना मानो, सच यही है। इन कानूनों के माध्यम से जिस तरह से न केवल किसान बल्कि इस देश के गरीब, मजदूर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनको पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये कोरोना जो अभी बात जिसके लिए हो रही कि मास्क लगा लो, 125 दिन से ज्यादा हो गए एक आदमी को इस पूरे आंदोलन में, किसान के में लाखों आदमी आ रहे हैं, लाखों आदमी उसी तरह से खाना खा रहे हैं जैसे सब खा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं करता, खाना पीना जैसा भी है लंगर में सब खाते हैं। और मैं भी लगातार 125 दिन से वो काम कर रहा हूं, मास्क नहीं लगाते, यहां लगा लिया, आने के लिए कोई रास्ते में चालान वालान काट दे पुलिस वाला भैया, उससे जो बचने के लिए। सच्ची बात है, देखो किसी को भी कोरोना नहीं है, किसी एक व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। बंगाल में आंदोलन चल रहा है, वो इलेक्शन चल रहा है, किसी व्यक्ति को कोरोना है? वो अमित शाह की रैली देखी होगी, उसने भी मास्क नहीं लगा रखा, टीम में जितने भी लोग हैं, कितनी भीड़ है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, कहां कोरोना? बिहार में चुनाव हुआ, लाखों लोगों की भीड़ रही, कहां भी कोरोना? तमिलनाडु में चुनाव, असम में चुनाव, पश्चिम बंगाल में, वहां पे केरल में चुनाव, पौंडीचेरी में चुनाव, कहीं कोरोना नहीं है। बीजेपी वाले कितनी रैली कर लें, कहीं कोरोना नहीं है। 300 से ज्यादा अब तक पूरे देश में किसान पंचायतें हो चुकी हैं, कहीं कोरोना नहीं है। लेकिन इस कोरोना के नाम पे इस सरकार ने आपको खत्म करने के सारे काम कर दिए। जैसे मजदूर को तबाह करने के लिए जो श्रम कानून है, वो श्रम कानून भी इसी कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तभी लाए गए और मजदूरों की गर्दन साफ कर दी गई। मजदूरों के संबंधित जितने कानून थे उन कानूनों को खत्म करके 4 कोड बना दिए और मजदूर को पूरी तरह से उद्योगपति के हवाले कर दिया। 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे जितना चाहे काम कराए, जितनी चाहे तनख्वाह दे, जैसे चाहे माहौल में कराए काम, और ना उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना आंदोलन का उसे कोई अधिकार, कुछ नहीं, सब खत्म। ये कोरोना इसी काल में ये तीनों कृषि कानून लाए गए। पहले अध्यादेश लाया गया, बाद में ये कानून लाए गए और गुंडागर्दी के दम पर राज्यसभा में पास करा लिए गए, आप सबको मालूम है। इसी के दम पर इन्होंने सारा सबको जो प्लानिंग की है, देश को बेचने का पूरा खाका तैयार कर लिया और लगातार देश को बेचा जा रहा है। एक पल सोचो आप, अगर सब कुछ बिक जाएगा तो किसको नौकरी मिलेगी? क्योंकि प्राइवेट हाथों में जो भी चीज चली जाएगी उसमें काम करने वालों की संख्या मात्र 20% रह जाएगी। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं वो सारे के सारे जिस दिन बिक जाएंगे, उनमें काम करने वाले जो लाखों लोग हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। मात्र 20% लोगों को ही नौकरी मिलेगी और आपको नहीं मिलेगी किसी हालत में, क्योंकि सबसे पहले निशाने पर आप, सबसे पहले निशाने पर आप, आपके बाद में मुसलमान और बाकी सारे चीज। कुछ बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं उनको उन्होंने अपने हाथ में ले रखा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात, बैकवर्ड समाज में यादव समाज के जो लोग हैं वो समझ गए हैं बात को, और वो समझकर लगातार अब आंदोलन में भाग ले रहे हैं
और जो कल तक बाबा साहब से नफरत करते थे, आज बाबा साहब का नाम लेकर उनके जय जयकारे भी कर रहे हैं और उनका संविधान लोगों को बता भी रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक इसी तरह से सारे चीजें एक एक करके, क्योंकि निजीकरण जो हो रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपका रिजर्वेशन कैसे खत्म कर दिया जाए, इसकी सारी व्यवस्था है। आपका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया, बच्चे आपके पढ़ नहीं सकते, किसी की जेब में पैसा हो तो पढ़ा ले, लेकिन आने वाले समय में जब पूरी तरह से हो जाएगा, इतनी महंगी कर देंगे शिक्षा कि हमारा समाज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेगा। सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो बच्चे कुछ हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के कारण सब ये हो जाना है। जहां तक रही डॉक्टर अस्पताल की, तो प्राइवेट ही बचेंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। और प्राइवेट का हाल ये है, मैं तथागत से ही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि किसी के जीवन में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। लेकिन अगर किसी का अनुभव रहा होगा तो वो ये जानता होगा, लाश भी देते नहीं हैं जब तक आप उनकी जो पैसे हैं उन्हें चुका नहीं दो। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, नर्सिंग होम्स की हालत। तो हमारी हालत जो है वो बहुत बुरी है। इस हालत को हम कैसे मजबूत करें, इससे कैसे बाहर निकले, हमें इस पे सोचना है और हम इस पे सोच ही नहीं रहे हैं। अगर आप सारे लोग किसान आंदोलन में जाके, इतनी बड़ी संख्या यहां इकट्ठी है, इतनी ही बड़ी संख्या जाके एक साथ तय कर लो कि एक दिन चलेंगे, हफ्ते में नहीं चल पाए तो 15 दिन में चलेंगे, 15 दिन में नहीं चल पाए तो महीने में चलेंगे, लेकिन सारे लोग इकट्ठे होकर जाओ बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे चले जाओ, यही तो है। आप देखना आपकी ताकत कितने गुना बढ़ जाएगी। आप लोग जो कल तक अपने आप को अकेला समझते थे, आज अकेला समझते हैं, जब आप जाएंगे ना उनके साथ मिलके, तो दो कारण होंगे। आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें हो कैसे रही हैं, और दूसरा, जो आपसे नफरत करते हैं उनकी नफरत खत्म नहीं तो कम जरूर होगी कि ये हमारे साथ में है आंदोलन में। क्योंकि सीए एनआरसी का आंदोलन चला, मुस्लिम समाज के लोग भी बाबा साहब को नहीं मानते थे, संविधान को नहीं मानते थे। मैं सीए एनआरसी का आंदोलन में पूरे देश में रहा, गया जगह। सीए एनआरसी के आंदोलन में भी बाबा साहब की फोटो के साथ साथ देश का संविधान भी रखा हुआ, लोगों ने पढ़ा भी और पढ़ाया भी। ठीक इसी तरह से इस किसान आंदोलन में बाबा साहब की फोटो लगी है और संविधान की जो वो है प्रस्तावना, वो भी सामने ही लिखी हुई है, और लोग न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि पढ़ा भी रहे हैं। आपने सोचा होगा कि कभी जाट के लोग जो हैं, जाट समाज के लोग, वो भी बाबा साहब को पढ़ेंगे? बाबा साहब को न केवल पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, बल्कि अपने समाज को पढ़ा भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कितने लोग हैं, पर अगर एक व्यक्ति भी उस समाज का जो कल तक गाली देता था, आज आपको पढ़ रहा है, बाबा साहब को पढ़ रहा है, संविधान को पढ़ रहा है और अपने समाज को पढ़ा रहा है, तो एक बदलाव तो है, एक उपलब्धि तो है। यही सारी चीजें हमें सोचने और समझने की जरूरत है। मैंने बहुत गहराई से देखा, आप सीए एनआरसी के आंदोलन में भी साथ नहीं थे। क्यों डर था आपको? क्या दिक्कत है? सीए एनआरसी से क्या केवल मुसलमान को नुकसान है? शेड्यूल कास्ट को नुकसान नहीं है? तुम में से कितने लोग हो जिनके पास में कागज हैं 1971 से पहले के? बताना जरा। कितने लोग हैं जिनके पास में 1971 के कागज हैं जो नागरिकता के लिए मांगे जाएंगे? और आप तो यहां बैठे हो, दिल्ली के करीब, उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर जिले में बैठे हो। उन लोगों की सोचो जो हमारे अपने समाज के, हमारे अपने भाई बहन हैं, जिनकी हालत इतनी बदतर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।